हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे आपको शो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। ये एक प्रकार का स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब हो गई ताकत। ये ताकत लगाना है किस पे? तो एक टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो ताकत कौन लगा रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर? तो सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो टेस्ट चार्ज के ऊपर ताकत लगा रहा है उसके बीच में रहने वाला जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू मैंने आपको पहले ही क्लास में डिस्कस कर दिया था कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट होनी चाहिए ताकि उसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास बन ना सके। क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इन अपोजिट टू सोर्स चार्ज तो हम लोग यहाँ पता नहीं कर पाएंगे कि कौन कितना ताकत लगा रहा है किसके लिए। इस वजह से आपका जो टेस्ट चार्ज होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। इसलिए उसकी वैल्यू आपके बुक में ऑलमोस्ट 1 माइक्रोकूलम होती है। 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 1 × 10⁻⁶। मतलब आप सोच लो 0 से भी कितना ज़्यादा छोटा हुआ। इतनी कम वैल्यू को अगर आप लेते हो तो ही आपका जो टेस्ट चार्ज है उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगी अगेंस्ट दिस सोर्स चार्ज। अब हम लोग इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हुए देखेंगे कि कल हम लोग ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को शुरू किया था तब हम लोगों ने ये देखा था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स अपना डायरेक्शन देता है सेम उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब उसको हम लोगों ने यहाँ पे अगेन नहीं शो किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे E = F/Q लिया है। F इज इंडिकेट्स द कूलम्स फोर्स। अब कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो F का फॉर्मूला क्या है? F = K(Q1Q2)/R²। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज को चेंज किया है। जहाँ पे मैंने Q1 को कैपिटल Q लिया है। कैपिटल Q इंडिकेट्स दैट सोर्स चार्ज। Q2 को मैंने स्मॉल q लिया है। स्मॉल q इंडिकेट्स द टेस्ट चार्ज। यहाँ पे आप उन वैल्यूज को रख दो KQQ/D²। आपको अगर D नहीं लिखना है तो आप एज इट इज R² जैसा का वैसा लिख सकते हो। पर अगर आपको D और R में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तो आप D भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एज इट इज़ आपका जो डिनोमीटर में टेस्ट चार्ज है वो ऐसे का वैसे रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते समय टेस्ट चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। किसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं? तो सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? तो टेस्ट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं। इसलिए टेस्ट चार्ज का वहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए जो ये एक Q है टेस्ट चार्ज वाला वो यहाँ पे कैंसिल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है KQ/D²। अब इस KQ/D² के थ्रू अगर आपको SI यूनिट पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट निकालने के लिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको दिया गया फोर्स अपॉन चार्ज। अब इसको अगर आप यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा न्यूटन पर कूलम। और दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाद में आपको लेटर ऑन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपको जो है यूनिट चेंज भी मिलेगी। तो ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला दिया क्या है और पूछा क्या है, उस रिगार्डिंग आपका यूनिट आपको प्लेस करना है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक पे। और ऐसा मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो मैंने आपको बताया वो इन्फॉर्मेशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है ये समझ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। मैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो लेटर ऑन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक पे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का इमेजिनरी एरिया है और ये इमेजिनरी एरिया वो बताता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपके टेस्ट चार्ज के ऊपर किस तरह से एक्ट करने वाली है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्ट करेगी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर। जितनी कम एरिया होगी उतनी ज़्यादा कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्ट करेगी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर। इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, डायग्रामेटिकली आपको 3 अलग अलग स्टेप्स में ये पॉइंट को समझा रहा हूँ। सबसे पहला डायग्राम आपको शो करने के लिए ये दिखाया गया है कि पहले लाइन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बहुत पास लिया है और दूसरे डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को दूर दूर लिया है। आपको मैंने एक चीज़ कॉमन दी है, दोनों पे रखने वाला एरिया का साइज मैंने बढ़ाया घटाया नहीं, पर फर्क क्या पड़ रहा है? देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास है वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है उस एरिया से, और जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर है सेम एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम पास हो रही है। इसका साफ साफ क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स उस टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट,
अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम या ज़्यादा किया था, तो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेम रख दिया। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेम रख रहे हो तो मैं दूसरी चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, वो है एरिया। तो मैंने देखो फ्लक्स एरिया को यहाँ पे छोटा लिया है, फ्लक्स एरिया को बड़ा लिया है। दूसरे केस में भी आपको दिख रहा है कि अगर मैंने फ्लक्स एरिया को कम रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, और अगर मैं फ्लक्स एरिया को बड़ा रख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही है। इससे भी आपको ये समझ में आता है कि अगर आपने एरिया को बड़ा कर दिया तो भी वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है एज कंपेयर टू एरिया को छोटे रखने से। मतलब दूसरी बार आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया को या फिर एरिया को। अब आपको तीसरी बात समझा के, तो तीसरी बात में फिर से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम लिया है, बट मैंने क्या किया, फ्लक्स एरिया को भी सेम लिया है, बट उसकी पोजीशन को बदल दिया है। एक बार वर्टिकल पोजीशन में रखा है, एक बार हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है। कभी भी याद रखना, इतने बड़े एरिया का एक यूनिट वेक्टर निकल आता है, और ये एरिया का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, जिस तरीके से आपका एरिया रखा गया है उसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिशा में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे अगर आपका वर्टिकल दिशा में अगर यूनिट वेक्टर लिया है तो इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो पेन निकल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। अगर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रखा है तो ये इंडिकेट कर रहा है आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। ये दो ही दिशा होती है यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए, एक तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। अब जो है आपका जो फ्लक्स है उसको समझा देता हूँ। ये जो फ्लक्स है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे बनने वाला है एंगल, ये एंगल किसके बीच में बनने वाला है, तो एंगल बनने वाला है ई और ए। अब ई मतलब क्या, ई मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए मतलब क्या है, फ्लक्स एरिया। जो इमेजिनरी आप एरिया ले रहे हो वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल को ही हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है, आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पता ही है। जब भी डॉट प्रोडक्ट का बात होती है तो वहाँ पे आप कॉस थीटा लेते हैं, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हो तो वहाँ पे साइन थीटा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या लगेगा, इनके एंगल के बीच में कॉस थीटा। और कॉस थीटा में आप जानने वाली बात यह है कि जब अगर आपका पैरेलल होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका यूनिट एरिया पैरेलल होगा तो आपका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री। और अगर आपका एंगल 90 डिग्री पे सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। इस तरीके से मुझे लगता है जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको बताया वो आपको समझ गया होगा। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट के बारे में, उसे मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला EA cos थीटा ही लगाना पड़ता है। अब cos थीटा तो आपका नेग्लिजिबल है क्योंकि ये डायमेंशन में नहीं आता, पता ही होगा। अब यूनिट रखना है तो आपको यूनिट रखने में क्या याद रखना है, E और A, ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब E का यूनिट आपको पता ही है, E का यूनिट कितना है, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो आपको यूनिट क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये यूनिट आप याद रख सकते हो फॉर द फ्लक्स। अगर इसका डायमेंशन पता करना है तो वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, और आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में एज अ कमेंट कि इस फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करते हुए मिलेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो मुझे टेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम समझ सकूं। और अगर किसी को इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम में आपको भेज दूंगा, उसकी लिंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा।